आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कुछ टैग वर्ड। क्या? कुछ टैग वर्ड, कुछ ऐसे शब्द या ट्रिक जिसके माध्यम से आप पेडागोजी, आपकी जो शिक्षा शास्त्र आती है, पेडागोजी आती है, वो कितने नंबर की आती है सीटेट में? वो आती है आपकी 75, 75 नंबर की आती है। अगर आप ये शब्द याद कर लेते हो, इन शब्दों को समझ लेते हो कि किस प्रकार से आपके प्रश्न पूछा जाता है, उन प्रश्नों को किस प्रकार से हल किया जाता है, तो इन ट्रिक के माध्यम से आप 60 प्लस क्वेश्चन, कितने 60 प्लस क्वेश्चन इस फॉर्मूले से आप सही कर सकते हो। बहुत आसान ट्रिक है, छोटी सी वीडियो में आपको मैं पूरी करवा दूंगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इस क्लास इस वीडियो में तो हम थोड़े शब्द पढ़ेंगे, कितने थोड़े से कोई 10-15 शब्द पढ़ेंगे, और कल वीडियो जो आएगी उसमें हम इतने कल पढ़ेंगे। तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको अच्छे लगे वीडियो तो अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी इस चीज का फायदा हो जाए। अगर आपको क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, आपकी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप टेलीग्राम पे, इंस्टा पे, और आपको इन क्वेश्चन की पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। तो आप टेलीग्राम ज्वाइन करना चाहो तो इस नाम से टेलीग्राम ग्रुप है अपना, वहां पे आप ज्वाइन कर सकते हो। तो पहले ये शब्द कौन सा? केवल, ओनली। ये क्या क्या शब्द है? ये है आपका, पहले देखें तो ये नेगेटिव शब्द है। क्या है? नेगेटिव। कि केवल सिर्फ एक चीज पे फोकस किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? सिर्फ एक चीज पे फोकस किया जा रहा है। आई थिंक सो कि आपको अच्छे से दिख रहा होगा, पूरा का पूरा सही दिख रहा है ना? हाँ, तो ये एक नेगेटिव वर्ड है। क्या है? नेगेटिव वर्ड है। ओनली, सिर्फ, तक, क्या तक, या से ही, और पर ही, ये कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो क्या होते हैं? नेगेटिव होते हैं। अगर आपको सही पूछा गया है ना, तो जिस ऑप्शन में ये कुछ शब्द दिए गए हैं उस ऑप्शन को आप काट दीजिए, ठीक है? तो इनसे क्या होता है? ये नेगेटिव, आपको नेगेटिव अर्थ ऑप्शन, प्रश्न में नेगेटिव ऑप्शन सेलेक्ट करने को कहा जाए, इसमें सबसे ज्यादा नकारात्मक कौन सा ऑप्शन है? तो आपको ये केवल, से ही, पर ही, सिर्फ, तक ही, इससे ही, तो ये कुछ शब्द दिए हो तो उस ऑप्शन को आप सिलेक्ट करोगे तो क्या हो जाएगा? वो प्रश्न आपका सही होगा। अगर आपको नेगेटिव पूछा गया है, पॉजिटिव पूछा गया है, तो ये शब्द आपका क्या होगा? ये आपके गलत करने होंगे। जो सही है उसमें क्या होगा? ये शब्द नहीं होंगे। तो चलिए अब क्वेश्चन के साथ करते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सार्थक अधिगम की श्रेष्ठ परिभाषा देता है? निम्न में से कौन सा कथन सार्थक अधिगम की श्रेष्ठ परिभाषा देता है? सार्थक अधिगम मतलब अच्छा अधिगम, बच्चा सबसे अच्छा कैसे सीखता है? तो उसमें देखेंगे, अधिगम पाठ्यपुस्तकों में दिए गए तथ्यों को याद करने तक सीमित होता है। तक, मैंने क्या बताया था? तक, केवल, सिर्फ, और से ही, ये क्या होते हैं? ये नेगेटिव होते हैं। तो ये अपना क्या होगा? नेगेटिव होते हैं। इसमें क्या पूछा गया? हमें पॉजिटिव पूछा गया, तो हमें कौन सा सिलेक्ट करना है? पॉजिटिव होगा वो सिलेक्ट करना। पहला अपना गलत हो गया। अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है। हाँ, सक्रिय, खोजबीन, अन्वेषणकर्ता, अन्वेषण, और उपागम, आगमन विधि, आगमन प्रणाली, ये क्या होते हैं? ये आपके पॉजिटिव होते हैं। तो इसमें क्या है? सक्रिय, ये पॉजिटिव। अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया सही है। अपन एक्टिव रह के सीखते हैं। जो बच्चों द्वारा विद्यालय के बाहर ली गई जानकारी को सम्मिलित करता है, ये सही है। तो इसमें क्या? अधिगम केवल, ये वापस केवल आ गया, तो ये आपका क्या होगा? नेगेटिव। पेपर पेंसिल आधारित, मानकीकृत भी आपका क्या है? ये भी आपका नेगेटिव शब्द है। क्या? बच्चों को आप मानकीकृत नहीं कर सकते। क्या कर सकते? नहीं कर सकते। आप बच्चों को मानक निर्धारित नहीं कर सकते बच्चों के लिए, कि जो बच्चे याद नहीं करके लेके आए उनको क्लास से बाहर खड़ा कर देंगे, जो याद करके लेके आए उनको क्लास के अंदर करेंगे। तो बच्चों के लिए मानक निर्धारित नहीं कर सकते कि जो बच्चा 100 में से 50 नंबर लेके आ रहा है वही बच्चा क्या है? वही बच्चा इंटेलिजेंट है, और जो 100 में से 50 नंबर नहीं लेके आ रहा वो इंटेलिजेंट नहीं है। तो वो क्या होता है? मानक निर्धारित करना। मतलब आप एक क्राइटेरिया नहीं कर सकते कि इस क्राइटेरिया के अंदर रहेगा वो बच्चा क्या है? अच्छा है, इस क्राइटेरिया से बाहर है वो बच्चा अच्छा नहीं है। हो सकता है कोई व्यक्तिगत विभिन्नता हो, उसकी वजह से बच्चा नहीं पढ़ रहा, तो ये मानकीकृत होता है। ये भी नेगेटिव वर्ड है। मापा जैसे अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थी को केवल, ये वापस केवल आएगा। तो इसमें अपना कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर 2। जब आपको पॉजिटिव पूछा गया तो आपको कौन सा सिलेक्ट करना है? आपको सिर्फ पॉजिटिव ही सिलेक्ट करना है, ठीक है? जब नेगेटिव पूछा गया हो तो आपको नेगेटिव वाला सिलेक्ट करना है, ठीक है? फिर चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2 पे। ये है आपका पॉजिटिव, कौन सा? ये पॉजिटिव वर्ड है आपका। क्या है इसमें? खोज, अधिगम और चर्चा। बच्चा खोज करके सीखेगा, अच्छी बात है। बच्चा अधिगम कर रहा है, अधिगम करके सीख रहा है। अधिगम का मतलब वैसे सीखना ही होता है। बच्चा चर्चा करके सीख रहा है, तो वो क्या होगा? एक स्थायी, उसमें क्या होगा?
बच्चे के लिए ज्ञान स्थायी होगा। ठीक है, शायद आपको प्रश्न सही नहीं दिख रहे, चलो अब दिख रहा होगा सही। तो अधिगम में सामाजिक, तो क्वेश्चन देखते हैं, अधिगम के सामाजिक संरचनावादी उपागम के अनुसार, सामाजिक संरचनावादी उपागम है, ये वर्ड भी है ना जो आपका ये शब्द है, ये भी क्या है आपका एक पॉजिटिव शब्द है, एक पॉजिटिव शब्द है। कैसे कि सामाजिक संरचनावादी, संरचनावादी भी शब्द है, क्या है आपका पॉजिटिव है कि बच्चा ज्ञान का ज्ञान का संरचना कर रहा है, ज्ञान का निर्माण कर रहा है, सामाजिक मतलब अपने आसपास के वातावरण से बच्चा सीख रहा है। तो ये भी आपका क्या है पॉजिटिव उपागम के अनुसार निम्न में से कौन सा तरीका अर्थपूर्ण अधिगम के लिए प्रभावशाली नहीं है। तो इसमें अपने कौन सा करना है, खोज, अधिगम और चर्चा, ये तो आपके क्या हो गए पॉजिटिव हो गए। जो हमें क्या करना है नेगेटिव करना है, नेगेटिव ऑप्शन सिलेक्ट करना है। स्व पहल अन्वेषण, स्व पहल अन्वेषण, बच्चा खुद क्या करके सीखे, बच्चा खुद खोज करके सीखे। अन्वेषण का मतलब होता है आपका खोज करना, क्या खोज करना, तो बच्चा खुद खोज करके सीखे। चर्चाओं में सक्रिय भागीदारी, तो यहाँ पे क्या है चर्चा, तो चर्चाओं में सक्रिय भागीदारी। अगर कोई टीचर या कोई स्कूल में किसी भी चीज पे चर्चा हो रही है, जैसे चंद्रयान गया, तो उस पर अगर चर्चा हो रही है, अध्यापक चर्चा कर रहे हैं, तो उस चर्चा में क्या होगा, बच्चे को भी शामिल किया जाए ना, तो बच्चा भी क्या करेगा सीखेगा। कुछ नहीं हो सकता है उन अध्यापकों से कम सीखे, मगर सीखेगा जरूर ना। तो उसमें क्या होगा, बच्चों में को चर्चाओं में सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए, खोज अधिगम होना चाहिए, अन्वेषण अधिगम और खोज अधिगम, अन्वेषण और खोजी अधिगम एक ही बात है। अन्वेषण को अन्वेषण करता कोई क्या कहते हैं, जो खोज करता होता है उसे ही अन्वेषण करता कहते हैं। निष्क्रिय अनुसरण, तो इसमें क्या पूछा गया है हमें, नहीं है, प्रभावशाली नहीं है। ये तीनों क्या है, ये तीनों प्रभावशाली है, क्यों कि ये पॉजिटिव है, तीनों कितने क्या है, ये तीनों आपके पॉजिटिव है। ये क्या है निष्क्रिय, निष्क्रिय नेगेटिव है। पूछा जाए निष्क्रिय सक्रिय होता है ना आपका, सक्रिय सक्रिय ये आपका पॉजिटिव होता है। सक्रिय अधिगम, सक्रिय अनुकरण और निष्क्रिय अधिगम और निष्क्रिय अनुकरण, ये आपके निष्क्रिय होता है वो तो आपका नेगेटिव होता है, जो सक्रिय होता है वो क्या आपका पॉजिटिव होता है। तो इससे हम ऐसे कर सकते हैं। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर अपन 3 पे। ये आपका नेगेटिव शब्द है, ठीक है। नेगेटिव में दंड, सजा और भय। बच्चे को एनसीएफ 2005 में लिखा गया है और आरटी 2009 में भी लिखा गया। आरटी में धारा 17 में बताया गया है कि बच्चे को आप किसी प्रकार का दंड नहीं दे सकते। किसमें, धारा 17 में बताया गया है कि आप बच्चे को किसी प्रकार का दंड नहीं दे सकते, सजा नहीं दे सकते, बच्चे को मानसिक और शारीरिक रूप से आप प्रताड़ित नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये नेगेटिव वर्ड है। इसमें आप क्वेश्चन करके देखेंगे हम, प्राथमिक विद्यालय में छात्रों को प्रेरित करने के लिए शिक्षक को क्या रणनीति अपनानी चाहिए। अगर इसमें दिया गया हो कि बच्चे को, अगर बच्चा याद नहीं करके लेके आ रहा है तो उसे दंड दिया जाए। बच्चा अगर याद नहीं करके लेके आ रहा है और कुछ होमवर्क नहीं करके लेके आ रहा है, एग्जाम में अच्छे नंबर नहीं आ रहे हैं, तो उसे क्या देनी चाहिए, सजा देनी चाहिए, या उसे भय मतलब उसे डराना चाहिए, तो नहीं, ये तीनों ही गलत शब्द है। तो इसमें क्या होगा, अब तुम पढ़ते हैं क्वेश्चन, प्राथमिक विद्यालय के छात्रों को प्रेरित करने के लिए, बच्चों को मोटिवेट करने के लिए शिक्षक को क्या रणनीति अपनानी चाहिए। व्यक्तिगत छात्रों के बीच अंकों के लिए प्रतिस्पर्धा, ये क्या प्रतिस्पर्धा है ना, ये आपका नेगेटिव शब्द है। कॉम्पिटिशन, क्या कॉम्पिटिशन, प्रतिस्पर्धा। आप प्रतिस्पर्धा को क्या बोलते हैं, कंपटीशन बोलते हैं। कि बच्चों में कंपटीशन का माहौल पैदा करें, नहीं, ऐसा नहीं है कि एक बच्चे के 20 में से 10 नंबर आ रहे हैं, एक के 15 आ रहे हैं, तो उनको आपस में क्या करें, कंपटीशन करवाएं, उन्हें लड़ाएं। तुलनात्मक भावना नहीं होना चाहिए बच्चों में, क्या होना चाहिए, सहयोगात्मक भावना से बच्चा सीखेगा, सहयोगात्मक भावना से अधिगम करेगा तो बच्चा अच्छा सीख पाएगा। तो उन्हें प्रतिस्पर्धा नहीं करवानी चाहिए, कंपटीशन नहीं करवाना चाहिए, बच्चों को सहयोगात्मक रूप से सिखाना चाहिए। तो प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना चाहिए, जी नहीं, प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित नहीं करते हैं। इसमें 1 नंबर कट जाएगा। प्रत्येक गतिविधि के लिए प्रेरक कारकों के रूप में प्रोत्साहन, पुरस्कार और दंड। पुरस्कार प्रत्येक रूप में, प्रत्येक कारकों के रूप में नहीं, कुछ हद तक अपन प्रोत्साहन दे सकते हैं, तो प्रत्येक में नहीं दे सकते। दंड का उपयोग करें तो दंड का उपयोग आरटी और एनसीएफ दोनों ही अलाउ नहीं करते। फिर चलते हैं अपन ऑप्शन नंबर 3 में, पूरी कक्षा के लिए मानक लक्ष्य निर्धारित करें और उन लक्ष्यों को उपलब्धि का आकलन करने के लिए कठोर मापदंड अपनाएं। कठोर भी आपका क्या है, कठोर, ये भी आपका क्या है, ये भी आपका नेगेटिव वर्ड है। तो कठोर भी जहां भी आए तो उस ऑप्शन को काट दें। अगर आपको सही पूछा गया है तो क्या कह रहे हैं, अगर आपको सही पूछा गया है तो उसमें आपको कौन कौन से काटने हैं, जैसे कठोर है, ये भी नेगेटिव है, इसे भी काट दे। दूसरा आता है दंड, इसे भी काट दें। प्रतिस्पर्धा का क्या मतलब होता है, कंपटीशन, क्या होता है, कंपटीशन, तो कंपटीशन इसको भी काट दें। फिर इसमें पूछा गया अपन को ऑप्शन नंबर 4, बच्चों को उनकी रुचि के अनुसार,
रुचि के अनुसार लक्ष्य निर्धारित करने में मदद करे और उसी दिशा में काम करने के लिए उनका समर्थन करे। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? चौथा। कैसे कि बच्चे तब ज्यादा सीखते हैं, तब सक्रिय रह के ज्यादा सीखते हैं जब उनकी रुचि के अनुसार उन्हें सिखाया जाए। अगर किसी बच्चे का रुचि हिंदी सीखने में तो उसे उस वक्त हिंदी सिखाई जाए। जबरदस्ती अगर आप किसी को कुछ सिखा रहे हो तो बच्चा वो नहीं सीख पाएगा। क्यों नहीं सीख पाएगा? क्योंकि उसका उस चीज में इंटरेस्ट नहीं। कुछ बच्चे खेलने में ज्यादा होशियार होते हैं, जो गेम में जाते हैं आगे और देश का नाम रोशन करते हैं, अपना माँ बाप का नाम रोशन करते हैं। हो सकता है कि कुछ बच्चे पढ़ाई में कमजोर हो, कुछ बच्चे खेल में कमजोर। तो खेल में कमजोर है एक बच्चे, किसी न किसी बच्चे में एक अच्छा गुण पाया जाता है, तो उसको उसकी रुचि को देखते हुए उसे क्या करवा जाए? उसे पढ़ाया जाए, उस फील्ड में उसे भेजा जाए। तो इसका कौन सा हो जाएगा अपना? बच्चे को रुचि के अनुसार, बच्चे को उसकी रुचि के अनुसार उसे पढ़ाया जाए और उन्हें आगे बढ़ाया जाए। ठीक है। फिर आता है आपका दोबारा एक नेगेटिव वर्ड, मानकीकृत। मानकीकृत का क्या मतलब होता है? पहले तो ये देखिए, मानकीकृत का मतलब होता है कि एक बच्चे के लिए आप एक क्राइटेरिया फिक्स कर देते हो, या मतलब मानक निर्धारित कर देते हो। क्या? मानक निर्धारित कर देते हो। मानक निर्धारित कर देते हो कि आपको 100 में से 50 नंबर तो आपको लाने ही लाने हैं। अगर आप 50 नंबर नहीं लाते हो तो आपको इस क्लास में बैठने नहीं दिया जाएगा, और आप इतने नहीं नंबर लेके आते हो तो आपको कमजोर बच्चों में गिनाया जाएगा, आप तो गधे हो अगर इससे कम नंबर ला रहे हैं। तो इस प्रकार के बच्चों में भावना नहीं फैलानी चाहिए, नहीं ऐसा कुछ निर्धारित करना चाहिए, ताकि बच्चे उसमें क्या हो, अपने आप को किसी से कम ना मांगे। इस वजह से मानकीकृत है, ये एक नेगेटिव वर्ड है। क्या है? नेगेटिव वर्ड है। तो इसमें पढ़ते हैं साथ साथ में विविध सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि वाले विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक शिक्षक को मानकीकृत पाठ्यक्रम अपनानी चाहिए। क्या? मानकीकृत पाठ्यक्रम अपनानी चाहिए? जी नहीं, मानकीकृत पाठ्यक्रम इसका मतलब है कि विविध सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि वाले विद्यार्थियों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए, कि कोई बच्चा आर्थिक रूप से कमजोर है, कोई आर्थिक रूप से अच्छा है, किसी कोई धनवान है, कोई गरीब है, कोई अच्छा है, कोई बुरा है, उसके आधार पर क्या बच्चों के लिए अलग अलग पाठ्य पुस्तक बनानी चाहिए? जी नहीं, सभी बच्चों को एक साथ बिठा के पढ़ाया जाना चाहिए, समावेशी शिक्षा के तहत पढ़ाया जाना चाहिए, ताकि बच्चे क्या कर सकें? अच्छे से पढ़ सकें और उनमें आपस में द्वेषता की भावना पैदा ना हो। तो ये क्या होगा? मानकीकृत क्या होगा कि ऐसा नहीं है कि अमीर बच्चे इस जो जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी है तो वो इस पुस्तक से पढ़ेंगे, जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है तो वो इस पुस्तक से पढ़ेंगे, जो सामाजिक रूप से अच्छे हैं वो इस पुस्तक से पढ़ेंगे, और जो सामाजिक रूप से अच्छे नहीं है वो इस क्लास में बैठेंगे, जो अच्छे हैं वो इस क्लास से नहीं, वो अच्छी क्लास में बैठेंगे। तो ऐसा सिस्टम नहीं होना चाहिए। तो ये क्या हो गया? ये अपना गलत हो गया। फिर देखते हैं दूसरा, मानकीकृत पाठ्यचर्या सभी प्रकार की व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखती है। मानकीकृत पाठ्यचर्या सभी प्रकार के बालकों को ध्यान में नहीं रखती। कि वो मानकीकृत का क्या मतलब है? कि उसको मानक निर्धारित कर दिए जाते हैं कि ये इन बच्चों के लिए, ये इन बच्चों के लिए, इससे ऊपर नंबर लेके आते हैं। जो इस बुक को पढ़ पाएंगे वो बच्चे तो क्या होंगे? अच्छे होंगे। जो इस बुक को खरीद पाएंगे वो बच्चे अमीर परिवार के होंगे, जो गरीब परिवार के। मानकीकृत का मतलब होता है, अच्छे तरह से देखें तो उनको मानक निर्धारित करना या किसी एक क्राइटेरिया निर्धारित कर देना, वो होता है आपका मानकीकृत। तो ये गलत है, तो ये दोनों ही गलत हो जाएंगे। तो इसमें क्या होगा? पहला और दूसरा दोनों ही गलत है। इसमें जो ऑप्शन है पहला और दूसरा दोनों गलत है, ए और आर दोनों गलत है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। फिर आते हैं आपके दो शब्द, सबसे महत्वपूर्ण शब्द है। ये क्या है? सबसे महत्वपूर्ण, निष्क्रिय और सक्रिय। ये तो आपने सुना होगा, देखा होगा शुरुआत से कि बच्चा तब सबसे ज्यादा सीखता है, जब सबसे ज्यादा अधिगम कर पाता है, जब वो क्या हो? सक्रिय रूप से सीख रहा हो, कक्षा में उसका योगदान क्या हो? सक्रिय रूप से सीख रहा हो। अध्यापक निष्क्रिय रहेगा तो चलेगा, अगर बच्चा निष्क्रिय रहेगा तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। क्या होगा? तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। एक बाल के निष्क्रिय है, जहां पे बच्चा सक्रिय है वहां से बच्चे को आप सिखाओगे, वो बच्चा सीखने की पूरी कोशिश करेगा। जहां पे बच्चा निष्क्रिय है तब आप कितनी भी कोशिश कर लो, बच्चा नहीं सीख पाएगा। तो हमें क्या करना है? हमें बच्चे के हित में, क्या? बच्चे के हित में, बच्चे के हित में जो ऑप्शन सही है, बच्चा अपना आपका ही बच्चा मान लो, कोई भी छोटा भाई बहन कुछ भी हो, उसको हम एक अच्छी तरह से पढ़ाते हैं, अच्छे स्कूल में भेजते हैं जहां पे बच्चों पे अच्छी तरह से ध्यान दिया जाता है। सरकारी स्कूल में आजकल क्या हो रखा है? बच्चे निष्क्रिय रहते हैं, अध्यापक फोन चला के अपना काम करके हंसी मजाक करके टाइम पास करके घर पे चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चे सक्रिय है, बच्चे निष्क्रिय रहते हैं, अध्यापक सक्रिय रहते हैं, अपना काम करके फॉर्मेलिटी पूरी करके चले जाते हैं। नहीं, वहां पे अध्यापक सक्रिय है, नहीं बच्चा सक्रिय है। अगर बच्चा एक्टिव रह के सीखेगा
तो अध्यापक सिखाएंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। फिर कहते हैं सरकारी स्कूल में बच्चे तो कमजोर आते हैं, क्यों? क्योंकि बच्चे को एक्टिव नहीं रखा जाता वहां पे, अध्यापक अपना टाइम पास किया चले जाते हैं, तो वो क्या होता है, निष्क्रिय अधिगम होता है, बच्चा अच्छे से नहीं सीख पाता। एक बाल केंद्रित शिक्षा में क्या क्या बाल केंद्रित शिक्षा होता है, बच्चे की रुचि, बच्चे के व्यक्तिगत भिन्नता और बच्चे को जो भी आवश्यकता होती है, बच्चे की व्यक्तिगत आवश्यकता, व्यक्तिगत भिन्नता और उसकी रुचि को ध्यान में रखे बच्चे को जो पढ़ाया जाता है वो क्या होता है, आपके बाल केंद्रित शिक्षा होती है। बच्चे को सब कुछ मान के पढ़ाया जाए, वो सिस्टम में चेंज किया जाए, ना कि बच्चे में। अध्यापक अपनी शिक्षण विधि बदले, अगर बच्चे को किसी एक विधि से समझ में नहीं आ रहा है तो उसे दूसरी विधि से पढ़ाए, अगर दूसरी विधि से समझ में नहीं आ तीसरी विधि से पढ़ाए, तो क्या हो, सिस्टम में बदलाव किया जाए, ना कि किसी बच्चे में बदलाव किया जाए। वो क्या होती है, आपकी बाल केंद्रित शिक्षा होती है, जो बच्चों के लिए बच्चों के हित के लिए बनाई गई एक ऐसी शिक्षण प्रणाली, उसे क्या कहते हैं, बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली कहते हैं। शिक्षिका की कोई बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षिका की कोई भूमिका नहीं होती, शिक्षिका की सक्रिय भूमिका होती है। शिक्षिका की सक्रिय भूमिका नहीं होती, बच्चे की सक्रिय भूमिका होती है। बच्चा सक्रिय होना चाहिए, क्या होना चाहिए, बच्चा सक्रिय होगा तभी बच्चा सीख पाएगा। अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, आप अगर मेरी बात सुन ही नहीं रहे हो, आप ठीक है आपने कान में ईयरफोन लगा रखा है, ब्लूटूथ, जो भी आप जिससे भी आप सुन रहे हो, अगर आपका ध्यान चैट में है, अगर आप दूसरा काम कर रहे हो, तो आप सक्रिय नहीं हो सीखने के लिए, तो आप नहीं सीख पाओगे। मैं सक्रिय होकर आपको पढ़ा रहा हूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा मैं कैसे पढ़ा रहा हूं, सक्रिय होकर पढ़ा रहा हूं, निष्क्रिय होकर पढ़ा रहा हूं, डज नॉट मैटर। मगर आप किस तरह से पढ़ रहे हो, आप सक्रिय एक्टिव होकर पढ़ रहे हो तो ही आपको समझ में आएगा, अन्यथा आपको समझ में नहीं आएगा। तो हर एक टीचर का ये रूल बनता है कि वो अगर पढ़ा रहा है तो बच्चा एक्टिव है नहीं, टीचर बोर्ड पे पढ़ा रहा है, बच्चे पीछे सो रहे हैं, तो कोई मतलब नहीं है कि टीचर कितना अच्छा पढ़ा रहा है। तो बच्चे को एक्टिव होना बहुत जरूरी है, तभी बच्चा सीख पाएगा। एक बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षिका की कोई भूमिका नहीं होती, शिक्षिका की सक्रिय भूमिका होती है तथा विद्यार्थी की निष्क्रिय भूमिका होती है। ये हो गया आपके गलत। विद्यार्थियों की सक्रिय भूमिका होती है तथा शिक्षिका की निष्क्रिय भूमिका होती है। शिक्षिका व विद्यार्थी दोनों ही सक्रिय भूमिका होती है। इसमें क्या हुआ, शिक्षिका व विद्यार्थी दोनों ही सक्रिय भूमिका होती है। अगर कुछ हद तक अध्यापक निष्क्रिय होगा तो अध्यापक पढ़ा नहीं पाएगा। पहला ऑप्शन कैसे कट गया, शिक्षिका निष्क्रिय होती है, अगर शिक्षिका निष्क्रिय होगी तो अच्छे से पढ़ा नहीं पाएगी, अच्छे से पढ़ा नहीं पाएगी तो बच्चा सक्रिय कैसे रहेगा, तो ये ऑप्शन ऐसे कट गया। तो अध्यापक और शिक्षक अध्यापक और बच्चे जहां पे दोनों एक्टिव है, दोनों सक्रिय रह के पढ़ रहे हैं, वही क्या होगी, आपकी बाल केंद्रित शिक्षा होगी, वही आपकी क्या होगी, प्रगतिशील शिक्षा होगी, वही आपकी क्या होगी, समावेशी शिक्षा होती है, जहां पे हर प्रकार के बच्चे को जिनकी व्यक्तिगत भिन्नता, उनके डिसिप्लिन, उन सबको ध्यान में रख के पढ़ाया जो होती है आपकी समावेशी शिक्षा। बाल केंद्रित शिक्षा होती है आपकी जहां पे बच्चे को सब कुछ मान के सिस्टम में बदलाव किया जाए। अध्यापक अपनी पढ़ाने की में, अपने स्वभाव में, हर चीज में चेंज करके बच्चों को ध्यान में रख के पढ़ाता है, वो क्या होती है आपकी बाल केंद्रित शिक्षा। तो इसमें क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4। तो बच्चा सक्रिय होना चाहिए पहली बात। तो अगर अध्यापक, ये ऑप्शन नहीं होता ना चौथा, तो इसमें कौन सा होता अपना, तीसरा सही होता। तथा शिक्षिका निष्क्रिय होती है, अगर शिक्षिका निष्क्रिय होगी, अगर अध्यापक निष्क्रिय होगा तो अध्यापक अच्छे से पढ़ा नहीं पाएगा, अध्यापक अच्छे से पढ़ा नहीं पाएगा तो बच्चा सक्रिय कैसे होगा। तो ये ऑप्शन नहीं होता तो ये सही होता। तो इसमें सबसे ज्यादा सही कौन सा है, शिक्षिका व विद्यार्थी दोनों ही सक्रिय भूमिका होती है, दोनों सक्रिय रूप से सीखते हैं, ये उनकी भूमिका होती है। तो ये थे आज के कुछ टैग वर्ड। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। कल कुछ अलग शब्द, नए शब्द आपके लिए लेके आऊंगा। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। और अपने दोस्तों के साथ भी ये इस क्लास को शेयर करिए ताकि उनको भी इसका बेनिफिट हो। ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं कल की क्लास में।